हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है और हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टेट पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स पेपर ऑलमोस्ट बीएससी की सभी जगह जो भी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं आसपास या पूरे इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पेपर है फिजिक्स का जो सब जगह है और उसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैंने बीएससी लेवल तक के लिए पढ़ाया भी है। तो दैट इज वाई ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बीएचयू का पेपर भी मैंने देखा, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कानपुर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में भी इसका मेंशन है। दैट इज वाई ये इम्पोर्टेंट है। और आपके जो थ्योरी पार्ट है वो तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल पार्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर आपके प्रॉब्लम के लिए मैं वीडियो सॉल्यूशन बना सकता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कोविड-19 के दौर में आपके पास परफेक्ट मटेरियल हम प्रोवाइड कराएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। क्वांटम मैकेनिक्स में ये पोटेंशियल बैरियर का प्रोशन चल रहा है। जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज पहले की वीडियोस को जरूर देखें, अदरवाइज हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि हम बीच में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर में जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनको तो पता होगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट व्यू आपको पिछले वीडियोस का दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए कि हमने किया क्या अभी तक। तो ये हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 पर एक पोटेंशियल बैरियर एज्यूम किया। बैरियर मतलब एक रुकावट एज्यूम किया जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो V0 है। क्या है स्ट्रेंथ? V0। ठीक है, और फिर लेफ्ट से हमने क्या किया, पार्टिकल इंसिडेंट कराया। लेफ्ट से पार्टिकल इंसिडेंट कराया। पार्टिकल चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स है तो यहाँ पार्टिकल वेव फॉर्म में माना जाता है। तो यहाँ पे जब पार्टिकल इंसिडेंट कराया जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी कि इस पार्टिकल की जो बीम है या वेव है उसकी एनर्जी क्या होगी, इस बैरियर से ज्यादा होगी या उससे कम होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, एक केस डिस्कस कर लिया। एक केस डिस्कस कर लिया, कौन सा? व्हेन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द बैरियर। तो ये केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जिसमें हमने रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस निकाला और उसमें हमने रिजल्ट्स देखा कि क्वांटम मैकेनिक का जो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो था वो क्लासिकल से अलग था। भाई अगर हम देखें एनर्जी ज्यादा है पार्टिकल की तो क्या होगा, पार्टिकल को इस बैरियर को पेनिट्रेट करके दूसरे तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमने जब डेरिवेशन किया और उसको प्रॉपरली सिस्टम जैसे बिहेव करता है वैसा हमने मैथमेटिक्स लगाए तो हमें पता लगा कि नहीं, पार्टिकल कुछ रिफ्लेक्ट भी होते हैं। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे क्लासिकल से डिफर हो जाता है। अब दूसरे केस की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक रिलेशन कि आर यानी रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस का जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आर प्लस टी हमेशा 1 होता है। तो आप पिछले जो रिजल्ट्स में चाहें तो आर और टी को अगर ऐड करके देखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो ऐसा ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्टेंस है यानी कि इंसिडेंट पार्ट का कितना वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ट्रांसमिटेंस क्या बताता है कि इंसिडेंट पार्ट का कितना पार्ट दूसरे तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि आप किसी एक नंबर के पीछे दोनों चीज को देख रहे हो, दैट इज वाई ये 1 देगा। या प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। तो इस केस के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। आज हम जब हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे तो हम जैम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो दूसरा केस हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, कि पार्टिकल जो है इंसिडेंट कर रहा है इस तरीके से। अब उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, लेस देन पोटेंशियल बैरियर। केस 2 E लेस देन V0। जैसा प्रोसीडिंग था, प्रोसीडिंग आपका सेम होगा कि हम इसको फर्स्ट रीजन बोलेंगे, इसको सेकंड रीजन बोलेंगे और दोनों की तरफ हम वेव फंक्शन एज्यूम करेंगे psi1 एंड psi2। फिर उसके बाद हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व कराने के बाद हम उसका सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। सोल्यूशन एज्यूम करने के बाद हम अपने कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास इंसिडेंट फ्लक्स और रिफ्लेक्टेड फ्लक्स, ट्रांसमिटेड फ्लक्स में कुछ रिलेशन फाइंड करेंगे। फिर वहां से हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स
फिजिकली बताता है। मैथमेटिकल जो फॉर्मूला आएगा उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं फिजिकली। तो हम जैसा जैसा है कि लास्ट सेक्शन लास्ट पोर्शन में किया था, दैट इज ई ग्रेटर देन वी नॉट में एकदम आपका प्रोसीडिंग सेम है। तो आप चाहें तो अपने से भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए अपने से भी करके तब वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि हम करना चाहें तो आप एक वीडियो को पॉज करके आप पूरा प्रोसीडिंग अपने तरीके से करके देखिए, फिर मैच करिए कि हमारे रिजल्ट जो आए हैं वो सही है कि नहीं। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये आपका रीजन कौन सा है, ये पोटेंशियल कौन सा है, ये आपका x इज इक्वल टू 0 पे v नॉट है। तो इधर फर्स्ट रीजन, ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया जहां पे हमने जो साई एज्यूम किया है वो क्या है 1, मतलब फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन। और यहाँ पे रीजन आपका 2 है और जो ये साई है वो क्या है साई 2 हमने बोला, यानी सेकंड रीजन में वेव फंक्शन। चलिए अब हम लोग क्या करें, हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी ई है और जो पार्टिकल एनर्जी है और मास इनके m है। तो इस थोड़ा सा एजम्पशन भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो ये सब भी चाहिए। तो हम लोग लिख देते हैं कि लेट अस कंसीडर, आप इसको वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि ये वीडियो स्लो चल रहा है, मतलब प्रोसेस स्लो चल रहा है, उनको क्या है, आप जाइए प्लेबैक स्पीड में और वीडियो का स्पीड 1.5 पे कर दीजिए, तो आप प्रॉपर स्पीड में चल सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ beam of particle of energy E is incident on the potential barrier ठीक है of potential। अब यहाँ पे पोटेंशियल हम डिफाइन कर दे रहे हैं। पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर रहे हैं भाई, कि जब भी हम x से लेफ्ट x से राइट जा रहे हैं, यानी x से ग्रेटर देन वैल्यू 0 हम ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 वैल्यू ले रहे हैं, तो हमें एक पोटेंशियल फील हो रहा है जिसकी वैल्यू स्ट्रेंथ है v नॉट। और जब हम लेफ्ट साइड है यानी x लेस देन 0 है तो हमें पोटेंशियल फील हो रहा है 0। तो हम पोटेंशियल डिफाइन कर दे रहे हैं v ऑफ x, क्योंकि x के टर्म्स में है। 0 कब है, जब हम x लेस देन 0 जा रहे हैं, यानी नेगेटिव वैल्यूज में। ठीक है, जब हम यहां से लेफ्ट आ रहे हैं तो ये हमें पोटेंशियल क्या फील हो रहा है 0। लेकिन जब हम राइट साइड जा रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0 पे, तो हमें पोटेंशियल क्या फील हो रहा है v नॉट फील हो रहा है। तो ये पोटेंशियल आपका मिल रहा है। ठीक है, तो हमने केस कौन सा अज्यूम किया है, e लेस देन v नॉट। तो जरा इसमें लिख दें कि फ्रॉम लेफ्ट, ताकि ये पता लगे कि हाँ पार्टिकल किस तरफ से इंसिडेंट हो रहा है। तो लेफ्ट साइड से पार्टिकल इस बैरियर पे इंसिडेंट हो रहा है। तो ये इसके एजम्पशंस हुए। अब इसे स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में लिख दीजिए, हम इसको ड्राफ्ट करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फर्स्ट रीजन। तो आप ऐसे लिखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द फर्स्ट रीजन। तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं कि d2 psi1 ओवर dx2 प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर, ये तो आपका फैक्टर है जिसके साथ एनर्जी E है। आपके अगर श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन की बात करें तो उसमें ये आपका आता है E माइनस वी। तो v आपका चूंकि इस रीजन में क्या है 0 है, दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा। और यहाँ पे आपका साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0, आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। ये आपका क्या हो गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन फर्स्ट रीजन। इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन सेकेंड रीजन। तो फिर आप नीचे लिखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सेकेंड रीजन। तो सेकेंड रीजन के लिए आपका क्या हो जाएगा d2 psi2, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है वो सेकेंड रीजन में वेव फंक्शन हमने क्या एज्यूम किया psi2 प्लस 2m h कट स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमारा जो फैक्टर होता है मैंने जैसे अभी बताया, यहाँ पे e माइनस वी नॉट आता है। चलो एक बार हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर ने प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया psi2 is equal to 0. But the problem is that the energy of the particle is less than v naught. So that is why this term will be negative after putting the value of v naught. Here we are doing the theory, so we cannot say that it will be negative, but our assumption is already is less than v naught. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे कि हम इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के साथ यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा d2 psi2 ओवर dx2
माइनस 2m ओवर h कट स्क्वायर v नॉट माइनस e psi 2 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 दे दें, इसे इक्वेशन 2 दे दें। तो आप इसको अपनी कॉपीज में लिखे, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये फैक्टर है, जैसे लास्ट डेरिवेशन में किया था, ये ध्यान से देखिए h कट स्क्वायर है, इससे कंफ्यूजन हो। तो ये जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अल्फा स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, या बीटा स्क्वायर एज्यूम कर लीजिए, आपकी मर्जी है। जो भी आप एज्यूम करें उसको याद रखें, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आगे हमने अल्फा को क्या एज्यूम किया था, बीटा को क्या एज्यूम किया था। तो हम इसे अल्फा अगर एज्यूम कर लें, देखें, क्योंकि ये जैसा है आपने लास्ट टाइम जैसा किया था उसी टाइप का ये है, उसमें भी आपने इसको अल्फा एज्यूम किया था। इसको हम गामा एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो, जब हमने लास्ट टाइम किया था तो e माइनस वी नॉट था, तो हमने बीटा स्क्वायर के इक्वल एज्यूम किया था। तो आपको कन्वीनियंस हो याद करने में, मतलब भूले नहीं, इस वजह से हम इसको अल्फा स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्योंकि एज इट इज हम लोग चलते आ रहे हैं। तो लेट, आप नीचे लिखेंगे लेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन h कट स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म। तो क्या आ जाएगा भाई, 2m ब्रैकेट में वी नॉट माइनस ई अपॉन h कट स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा बीटा, सॉरी बीटा और गामा के टर्म्स में हमने एज्यूम कर लिया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो अब जो हमने क्या किया है, एजम्पशन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर दें, चेंजेस कर दें। तो चेंजेस जब कर देंगे तो ये अल्फा स्क्वायर देखिए हो जाएगा और ये गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, या इसे आप इक्वेशंस दे दीजिए, क्योंकि हमें हो सकता है जरूरत पड़े। तो इक्वेशन 3 इसको दे दीजिए और इक्वेशन 4 इसको। अब फिर इन एजम्पशन के बेस पर हमारे ये इक्वेशंस क्या होंगे, जरा इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, आप लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा, तो 1 में तो ये हो जाएगा, आप देखिए यहां पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या आ जाएगा, d2 साई 2 ओवर dx2 माइनस गामा स्क्वायर साई 2, क्योंकि आपका ये पूरा टर्म गामा है, गामा स्क्वायर की इक्वल है, और इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन 4, ये आपका 5 और इक्वेशन 6। अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को। तो आप देख सकते हो, अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा यहाँ पे भी आ गया और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल यहाँ पे भी आ गया। अब इसका आप सोल्यूशन फाइंड करना आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखा होगा कि हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन एज्यूम करते हैं, फिर अल्फा बीटा के रूट्स या अल्फा के वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज रूट्स निकालते हैं, फिर उस हिसाब से हम सोल्यूशंस एज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने इस मैथमेटिकल नॉलेज को यूज करेंगे। अब क्या किया जाए, क्योंकि अब इसको हम करने जाएंगे तो डेरिवेशन और बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप का सोल्यूशन आएगा, जब प्लस रहेगा तो ऑसिलेटरी सोल्यूशन मिलेगा, और जब माइनस रहेगा तो नॉन ऑसिलेटरी सोल्यूशन मिलेगा। तो इक्वेशन 5 का जो सोल्यूशन होगा, ये आपको फिर वैसे ही दिख रहा है जैसा कि फर्स्ट केस में आपको दिख रहा होगा। तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साई फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, साई फर्स्ट, तो आप लिखेंगे सो जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सो जनरल इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन किस टाइप का होगा, a e टू द पावर i अल्फा x प्लस b e टू द पावर माइनस i अल्फा एक्स। ये पार्ट आपका एज्यूम, ये पार्ट क्या शो कर रहा है कि जो वेव हमारे इस पोटेंशियल बैरियर के इस तरफ फर्स्ट रीजन में राइट साइड में ट्रेवल कर रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो इंसिडेंट पार्ट हो जाएगी। और ये पार्ट क्या एज्यूम कर रहा है, ये फर्स्ट रीजन में राइट टू लेफ्ट यानी माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ लग रहा है। तो दैट इज वाई ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव होगा। हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, ये तो जब फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे तब समझ में आएगा क्या होगा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट की, मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए या फर्स्ट रीजन के लिए हो गया। सेकंड की अगर बात करें तो फॉर सेकंड, जनरल सोल्यूशन फॉर सेकंड, आप इसे इक्वेशन 7 दे दीजिए, 7, ठीक है। तो सेकंड के लिए क्या होगा, साई 2 इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। देखिए अब यहाँ पे हम आई नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है
और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस रहेगा तो मैंने बताया ऑसिलेटरी सोल्यूशन होगा। तो ऑसिलेटरी आयोटा जो होता है वो ऑसिलेटरी सोल्यूशंस को क्या करता है, शो करता है। इमेजिनरी पार्ट होता है, तो जब कोई फंक्शन क्या होता है कांस्टेंट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है, तो आप देखेंगे कि a प्लस आई बी में अगर a डोमिनेटिंग में होगा तो b क्या होगा, b डिक्रीजिंग में होगा, है ना। और अगर b क्या होगा, b इंक्रीजिंग में होगा तो a इंक्रीजिंग में होगा, तो ऑलमोस्ट ऑसिलेटरी सोल्यूशन होगा। बट ये आपका नॉन ऑसिलेटरी सोल्यूशन होगा, यानी या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो एक पार्ट किसके लिए, राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, और एक आपका लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए। तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, ये c e टू द पावर गामा एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। ये इक्वेशन आप 7 या 8 एज्यूम कर सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी पे स्क्रीनशॉट करके लिखिए। तो चलिए अब हम इसमें यहां तक आ चुके हैं, अब हम इसमें कुछ डिस्कशन करते हैं। अभी तक तो हमने मैथ्स का सहारा लिया, अब हम अपने फिजिक्स पे आते हैं, मतलब हमारे जो सिस्टम के बिहेवियर के बारे में देखते हैं। तो इस इक्वेशंस में तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक जहां तक हम पहुंचे हैं यहां तक अगर हम अपने फिजिक्स को या अपने सिस्टम के बिहेवियर को अप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इसके साथ है। तो जैसा हमने आपको साई के नेचर के बारे में बताया था कि साई का नेचर कैसा होना चाहिए, तो साई का नेचर ये चाहिए था कि वो फाइनाइट होना चाहिए, हर जगह क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होने का ये मतलब है कि वो कहीं ना कहीं लोकेट होगा। अगर पार्टिकल या किसी पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है तो वो क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं होना चाहिए। फाइनाइट होने का ये मतलब है। तो अगर हम जरा इस दूसरे इक्वेशन पे देखें, ध्यान से गौर करें, तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, ये टर्म क्या होने लगेगा, ये वाला टर्म बहुत ही लार्ज होने लगेगा, ठीक है। और ये एक टाइम आएगा कि इनफाइनाइट को टेंड करेगा, है ना। जैसे जैसे x लार्जर होता जाएगा ये क्या होता जाएगा, टर्म बड़ा होता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि इनफाइनाइट को टेंड करेगा। वहीं दूसरा टर्म आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और आखिरी में जाके 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, या जो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। यानी कि जो हमारा वेव फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए एट एवरी वेयर। दैट इज वाई ये टर्म क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट थोड़ा सा एक आर्गुमेंट लिखेंगे कि सिंस एज एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसे आप लिखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ psi 2 will also, या diverges कह लो, diverges, hence it is neglected। अब जो बच्चे ये पहली बार देख रहे होंगे उनको ये बात थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया होगा कि कैसे ये बात बोल रहे हैं। तो इसके लिए आपको नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा, जहां मैंने वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं। वहां पे आप जाके देख सकते हैं, वहां मैंने एक्सप्लेन भी किया था। भाई अगर आप कहीं स्पेस में, हम जैसे वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट वहां आपको बताए थे, फिर भी आपको यहाँ मैं थोड़ी सी हिंट देना चाह रहा हूँ कि जैसे आप इस कमरे में हैं, मैंने आप आईज क्लोज की और आप दिखना बंद हो गए, तो आप क्या हो गए, नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि आपकी क्या है, पोजीशन यहाँ पर है। अगर आप हमसे दूर भी जाते हो, कितना भी दूर चले जाओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी चले जाओ, तब भी आपकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आप हैं, अगर आपका पार्टिकल नेचर या वेव नेचर जो भी है, तो आपकी एग्जिस्टेंस अगर है तो आप क्या होंगे, वहां पर आपकी फाइनाइट वैल्यू होगी, इस पोजीशन पर आप बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रही है, यानी कि पार्टिकल है ही नहीं, दैट इज, या है तो वो क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो फेथफुल नहीं है। दैट इज वाई इसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो psi 2 में अब जो ये पार्ट है ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, और हमारे लिए जो बचेगा वो क्या बचेगा, psi 2 इज इक्वल टू डी ई टू द पावर गामा एक्स माइनस गामा एक्स। तो आप इसको अब लिखेंगे तो डी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, इसे आप इक्वेशन 9 दे दीजिए। अब ये दो इक्वेशंस हमारे सिस्टम का जो बिहेवियर है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फर्दर इस पे डिस्कशन करेंगे, तो मैं इसको रिमूव करके आगे चलता हूं। अब बात, हमारे पास वेव फंक्शंस आ गए प्रॉपरली। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस लगा के हम ए और बी और सी, ए और बी में डी में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बी को ए के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, सी को डी को ए के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, फिर हम कुछ इंटरप्रेट करेंगे
कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे हम लोग बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या होते हैं? बाउंड्री कंडीशन ये होगा कि पहला बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। तो पहला बाउंड्री कंडीशन आपको पता होगा कि साई1 कहां पे, x इज इक्वल टू 0 पे, किसके इक्वल होगा? साई2 x इज इक्वल टू 0 पे। यानी अगर वेव आपका एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है तो वो जो बाउंड्री है उस पर भी क्या होनी चाहिए? उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी वो ऐसा ना हो कि वहां पे दिखे ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आप घर से निकल के कहीं जाता हूं और कोई मुझे ट्रेस कर रहा है, तो ट्रेस कर रहा है तो हमारी एक एक पोजीशन को क्या होना चाहिए? लोकेट करना चाहिए उसे। ठीक है, यही एक यहाँ पे भी है कि अगर पार्टिकल एक रीजन से दूसरे रीजन पे जा रहा है और इस पर क्या हो गया, यहां मिला तो ठीक है, हमें पता है कि यहां से यहां जा रहा है, तो इस पे भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हाँ भाई इस रास्ते आया है। अब पता चले इस यहां पे पहुंचे तो इसकी लोकेशन क्या हो जाए, हम ट्रेस ना कर पाए तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो इसकी क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूटी इस पॉइंट पर होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि डी साई ऑफ फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट रीजन का जो वेव फंक्शन है कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, फर्स्ट आफ्टर डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए? दूसरे। ठीक, तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस लगा के हम क्या करेंगे? ए और बी में रिलेशन फाइंड करेंगे, ए बी सी डी में। ठीक है, तो अगर हम पहला बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो आप देखिए आपको क्या करना है, आपको इस पार्ट को इधर रखना है और इस पार्ट को इधर रखना है। आप करेंगे अपनी कॉपी में, इस पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, इस पार्ट को यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो e टू द पावर 0 यहाँ पे आ गया, e टू द पावर 0 यहाँ पे आ गया, e टू द पावर 0 यहाँ पे आ गया। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? e टू द पावर 0 की 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट कंडीशन से आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू डी, ये पहला कंडीशन से आ जाएगा। दूसरा कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे? देखिए इस इक्वेशन को देख के फॉलो करके करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इस पार्ट को भी डिफरेंशिएट करेंगे, सिमिलरली इसको भी डिफरेंशिएट करके, इस डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे? इसका इस पार्ट पे रखेंगे, इसका यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे? x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको पिछले वीडियो में किया हुआ है, इस वजह से आपका समय बचाने के लिए मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं और इक्वेशन आपका 10 होगा। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा, मैं रिलेशन लिखता हूं डायरेक्ट क्योंकि टाइम बचाना है हमको। तो ये रिलेशन जो आएगा ये आ जाएगा आई एल्फा ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा डी। ये ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ए और बी और डी में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो बी का ए के साथ रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, बी इज इक्वल टू, आप चाहें तो कर सकते हैं जैसा लास्ट में किया था वैसे ही कर सकते हैं। आई अल्फा को क्या करेंगे? इधर भेजेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे तो ए इज इक्वल टू समथिंग डी के टर्म्स में आएगा, फिर आप वापस ले आके वैल्यू इसमें रखेंगे, हो जाएगा। अगर आपने पहले किया हुआ है तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर होती है दिक्कत तो करते ही हैं। ओके, तो अब देखिए ये क्या देगा? आई एल्फा प्लस गामा अपॉन आई एल्फा माइनस गामा ए। ठीक, ये दूसरा जो डी का ए के साथ रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डी बाई ए इज इक्वल टू 2i अल्फा इज इक्वल टू 2i अल्फा अपॉन आई अल्फा माइनस गामा। तो ये रिलेशन आपके ए और बी, या चाहे तो जैसे यहां पे इसको रख सकते हैं या यहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका डी और ए के बीच में रिलेशन आ गया, ये बी और ए के बीच में रिलेशन आ गया। नेक्स्ट काम है हमारा, मैंने आपको बताया था कि करंट डेंसिटी का फॉर्मेशन, करंट डेंसिटी की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए अब आपको डेरिवेशन में ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, अब चाहे तो आप पहले जैसा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा
मैथमेटिकल टूल्स बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। देखिए, जब आपका रियल फंक्शन होगा, रियल फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे, तब अगर आप क्या करते हो, करंट डेंसिटी निकालोगे, यानी करंट डेंसिटी ऑफ रियल फंक्शंस, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो यहां आप एक नोट लिख लीजिए, करंट डेंसिटी ऑफ रियल फंक्शन इज 0। इससे बहुत सारा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार दे सकते हैं इस लाइन को। ये कभी कभी हमारे लिए 10-10 लाइन डेरिवेशन का क्या कर देता है, छोटा कर देता है, और आप इसे इस आर्गुमेंट का यूज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ये आपके लिए बता दिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि मैं डेरिवेशन थोड़ा सा दिखाना भी पड़ेगा, तो पहले हम करंट डेंसिटी का टर्म लिखेंगे और कौन सा लेंगे, रियल फंक्शन लेंगे। तो रियल फंक्शन कौन सा होगा, उसमें अगर आप देखना चाहे इक्वेशन, तो इक्वेशन आप देखेंगे तो जो आपका साई1 है या साई2 है, तो साई2 में अगर आप ध्यान से देखें तो साई2 आपका क्या बचा है, डी ई टू दी पावर माइनस गामा एक्स, है ना, ये आपका साई2 बचा हुआ। तो साई2 देखिए रियल फंक्शन है, बाकी सब में देखिए आयोटा लगा हुआ है, लेकिन इसमें आयोटा नहीं है, दैट इज वाई ये आपका क्या होगा, रियल फंक्शन होगा। तो रियल फंक्शन हम अगर इसी का अगर क्या करें, डायरेक्ट करंट डेंसिटी निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जो हमारा ये ट्रांसमिटेड पार्ट है या जो दूसरे रीजन में वेव है, वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 होगा, क्योंकि सी पहले 0 हो चुका है, डी 0 हो जाएगा। और जैसे डी 0 हो जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि जब राइट साइड में वेव ही नहीं है, तो उसका एक ही ऑप्शन बचता है कि वो लेफ्ट साइड में है। तो यहां से हम पूरी बात यहीं पर खत्म कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपका टाइम बचा लेगा, तो हम यही यूज करेंगे। और ये स्टेटमेंट लिखते हुए पहले हम लोग क्या करेंगे, या रहने देते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, हम अपने नॉलेज से जानते रहेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जे लिखेंगे, सिंस करंट डेंसिटी में बी गिवन एज, क्या देते हैं, कैसा क्या फॉर्मूला है, h कट अपॉन 2mi। कुछ बुक्स में बच्चे i ऊपर रहता है, i नीचे रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, i का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, i स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साई स्टार डी साई ओवर डी एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ साई डी साई स्टार डी एक्स। ये आपका करंट डेंसिटी का इक्वेशन है। जो मैंने अभी कहा कि आई को कभी ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं, तो देखिए जो आई आप यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, उस माइनस को अंदर भेज देंगे तो इनकी प्लेसेस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो अलग अलग फॉर्म है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है, बस वो आई को देख के आप एज्यूम पता कर सकते हो कि कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने कौन सा कहा कि आप डी वाला पार्ट ले लीजिए, तो साई2 यानी साई2 के ले लीजिए, फॉर यहाँ पे जो साई स्टार है हम लोग क्या ले ले रहे हैं, साई स्टार या साई क्या ले ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपका डी टू दी पावर माइनस गामा एक्स, क्योंकि हमें पता है कि ये 0 होने वाला है। तो जब एक पार्ट 0 हो जाएगा, राइट साइड फुल्ली 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट उसे बता सकते हैं कि पूरा पूरा वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब देखिए, जब आप ये आपका क्या है, रियल फंक्शन है, जब आप इसका साई स्टार लेंगे, तो जब साई स्टार लेंगे तो क्या होगा बताओ, साई स्टार लेंगे तो यही आ जाएगा, डी टू दी पावर माइनस गामा एक्स, यही आएगा ना, क्योंकि इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप इसको देखो, ध्यान से देखो कि जब आप क्या करोगे, साई स्टार लोगे तो आप इसको रखोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये रखोगे, दोनों चीजें सेम है, तो ये दोनों एकदम सेम दिख रहा है। अगर इस पर्टिकुलर केस के लिए बात करें, इस साई के लिए बात करें, दोनों क्या हो जाएंगे, वैल्यू सेम आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आप इसको एक स्टेप करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, थियोरेटिकल पोर्शन आता है, आपको करना होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ये रखेंगे, फिर इसको पहले साई स्टार मतलब इसको यहाँ रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ रखेंगे, फिर हम इसको साई की जगह पे प्लेस करेंगे, फिर डी साई स्टार फाइंड करके यहाँ पे रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि जे ट्रांसमिटेड पार्ट भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब हमें ये पता लग गया कि फुल्ली हमारा जो राइट साइड है वो वहां पे वेव अवेलेबल ही नहीं है जो इंसिडेंट हुई, तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि वेव क्या हो गया है, लौट आया है, रिफ्लेक्ट हो गया है। तो हम इसको थोड़ा स्टेटमेंट लिख दें, स्टेटमेंट एक पास कर दें, ताकि क्या हो जाए, टीचर को पता लग जाए कि हम जान गए हैं, ठीक है। तो अगर ये 0 आ गया, ये आपका स्टेटमेंट है, तो फिर उसके बाद आप लिखेंगे सो t इज इक्वल टू 0,
T इज इक्वल टू 0 यानी ट्रांसमिटेंस 0 हो गया। वी नो दैट, फिर लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम जानते ये हैं कि R प्लस टी इज इक्वल टू 1 होने वाला है। अगर T अगर 0 हो गया तो हमारा R कितना हो जाएगा 1। R 1 होने का क्या मतलब है? R 1 होने का मतलब ये है कि पूरा पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। R है क्या? रिफ्लेक्टेड पार्ट, रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट, यानी करंट डेंसिटी का कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना ट्रांसमिट हो रहा है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू इंसिडेंट, यही होगा ना। तो इसका मतलब एक जितना पार्ट पोटेंशियल बैरियर पे इंसिडेंट हुआ है उतना पूरा का पूरा क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है। तो आप क्या देख रहे हैं इस केस में? इस केस में आप वही रिजल्ट्स देख रहे हैं जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में, क्लासिकल्स में देखा था। क्लासिकली भी क्या होता, अगर कोई पार्टिकल की एनर्जी कम है, अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी कम है ना, तो वो क्या होगा, इस बैरियर से टकरा के वापस आएगा। जैसे आपने बॉल एक दीवार पर फेंकी तो बॉल की एनर्जी क्या है, इतनी नहीं है कुछ दीवार को तोड़ पाए, तो वो क्या होगा, वो वापस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर क्वांटम मैकेनिक्स में कोई पार्टिकल बीम आके यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और क्या होगा उसका, जब रिफ्लेक्शन हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका 0 है। तो इस केस में हमारा क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों क्या होते हैं, सेम रिजल्ट्स रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप इस टॉपिक को तैयार करें। हम अगली वीडियोस में ये चाहेंगे कि हम इसके न्यूमेरिकल्स जो जैम में आए हुए हैं उसको कवर करें, ताकि आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज के एग्जाम्स भी कंडक्ट कर सकें, अच्छे से दे सकें, और साथ ही साथ आगे के बारे में भी सोच सकें। और फिर जो आपके अपने पर्सनल क्वेरीज हैं आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी नाम मिश्रा एजुकेशन है, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बच्चे चैनल को आप लोगों को बताएं कि मिश्रा एजुकेशन में चल रहा है। मैंने देखिए इंडिपेंडेंट शुरू किया है कि किसी भी तरीके का मैंने माया जाल नहीं फैलाने की कोशिश की है, एकदम आपके लिए डाउन टू अर्थ होके, मतलब कि 0 लेवल पे जाके आपके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ, सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग फेस कर रहे हैं। बट मैं एक स्टूडेंट भी हूं, इस वजह से मैं आपकी प्रॉब्लम बेटर समझ सकता हूं। तो आप वीडियोस को देखें, जो प्रॉब्लम आ रही है वो बताएं, आपका प्रॉब्लम का प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। यानी ये भी नहीं है कि आधा अधूरा काम, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जिसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, और जो लोग पहले से ही देखते हैं वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। लोगों को जो बीएससी में फिजिक्स लेके पढ़ रहे हैं उनको बताएं कि यहाँ पे ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और बहुत जल्द हम अदर कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। हम अपने चैनल पे बहुत जल्द ही कॉमर्स का भी कोर्स स्टार्ट करेंगे जो 11th-12th का लेवल होगा, और साथ ही साथ बीएससी के अदर पार्ट में जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है उसको करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का एडमिशन हुआ नहीं, तो दैट इज वाई उसका शुरू करने का कोई मतलब नहीं। तो हमारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए मटेरियल घर पर मिले। थैंक यू वेरी मच।